नमस्कार छात्रों, हम 10वां पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ यह देख रहे थे। यह एक वैचारिक निबंध है और इस निबंध में लेखक एक मछुआ और मछुए की कहानी हमें सुनाते हैं और किस तरह उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रहती है इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो अब मछली हमेशा वो उस नदी में खेलती रहती है और उसके पास वो मछुआ भी आता है। दोनों आपस में बातें करते हैं, बोलते हैं और मछुए की पत्नी उस मछली से कुछ धन मांगने के लिए कहती है। पहले घर मांगती है, उसके बाद धन मांगती है और धन मांगने के बाद राजकीय वैभव मांगती है। और फिर यहाँ तक हमने देखा है मछुए की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। अब राजकीय वैभव उसे मांगने के लिए वह कहती है। तो यह बात सुनने के बाद मछुए को उसके पति को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा जो है वही बहुत है, परंतु मछुए ने उसकी बात न सुनी। तो जितना उन्हें मिला है, मछली ने जितना दिया है उसी में वह उसका पति संतोष करता है, परंतु उसकी बात उसकी पत्नी नहीं सुनती है। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। तो इस तरह वह मछली कोई दिव्य शक्ति है, कोई वह देवी है, ऐसा उसे मालूम हो गया था। और उस मछली से उस मछुए को भी आश्वासन मिल गया था और उसके कारण उसने अपने पति को उसके पास भेजा था। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तो मछली को रानी बना देगी? अब इस तरह वो जाना नहीं चाहता है, परंतु वह डरता हुआ जाता है और धीरे से वो बोलता है, मछली को बोलता है कि क्या तो मछली को रानी बनाना देगी? मेरी पत्नी को तो रानी नहीं बना सकती है क्या? इस तरह वो मछली को पूछता है। मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है। तो यह मांग भी वो उसकी पूरी करती है। और मछली कहती कि तेरी पत्नी रानी बन गई है और रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। तो वह घर पर आता है, देखता है पूरा राजकीय वैभव उसे मिलता है। राजा की तरह महल मिलता है, राजा की तरह सारे नौकर चाकर मिलते हैं, राजा की तरह बाग बगीचा सब कुछ मिलता है और उसकी पत्नी भी रानी बन जाती है। अब इस तरह उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर कहा, तब वो रानी भी बनती है, राजा की तरह सारा वैभव उन्हें मिलता है। तो यहाँ तक वो भी इतने में वह संतोषी नहीं होती है। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही रहती है और इन सारी चीज़ों के प्रति, धन संपत्ति के प्रति उसका लोभ दिखाई देता है। और फिर एक दिन वह कहती है, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? यानी सारे विश्व पर वह राज करना चाहती है। सारे विश्व को, सारे सूर्य चंद्र मेघ आदि को आज्ञा वह देना चाहती है। सब कुछ अपने हाथ में वो लेना चाहती है। ऐसा विचार उसके मन में आता है। उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। इस तरह फिर एक बार
वह अपने पति को मछली के पास बेचती है। अपने पति की इच्छा न होने के बाद भी वह उसे बेचती है। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली। रुष्ट होना यानी नाराज होना। अब यह बात यानी सारे संसार पर राज करना चाहती है उसकी पत्नी। यह मांग मछली से मांगने के बाद मछली रुष्ट होती है, नाराज होती है और मछली बोलती है, जा जा अपने उसी झोपड़े में रहो। फिर इस तरह वह उसे शाप देती है कि इतना देने के बाद भी तेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है। तो इस तरह वह नाराज होकर बोलती है कि उसी पहले अपने झोपड़े में तो रहो। तुम्हें इतना देने के बाद भी तुम्हारा लोभ खत्म नहीं होता है। मछुआर मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। और इस तरह अब पहले की तरह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वे रहने लगते हैं दोनों पति पत्नी। और यहाँ तक वो उस कहानी का अंत होता है। उस मछुए की कहानी, पुरानी कहानी लेखक हमें बताते हैं। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है। लेखक कहते हैं यह कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है। उसकी एक बात भी सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। तो लेखक कहते हैं इस कहानी की एक बात भी सच नहीं है, परंतु हम लोगों के मनोरथ, हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं, हम लोगों के लोभ किस तरह होते हैं, उसकी एक सच्ची कहानी इस कथा में है। लोगों की इच्छाएं किस तरह बढ़ती रहती है, एक के बाद एक किस तरह इच्छाएं आती है, इसकी तरफ यह कहानी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हमारे लोभ किस तरह बढ़ते रहते हैं, इसकी तरफ लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, हमारी इच्छा आकांक्षाएं होती है, उसका अंत कभी भी नहीं होता है। कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। ऐसे अनेक प्रश्न लेखक हमें पूछते हैं। और फिर पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? यह कहानी पढ़ने के बाद ऊपर हमने जो कहानी देखी है, उस कहानी को पढ़ने के बाद इतने सारे प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए। अब लेखक कहते हैं मछुए का भाग्य परिवर्तन हुआ है। उस पति पत्नी को सब कुछ मिला था, घर मिला था, धन संपत्ति मिली थी, राजकीय वैभव मिला था, सब कुछ मिला था, वो रानी भी बन गई थी। परंतु उसके साथ सहानुभूति कौन प्रकट करेगा, उसकी बात कौन सुनेगा, यह भी प्रश्न है। सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था। सारे लोग कहेंगे कि वह दोष उस पति पत्नी का था। ऐसा हम भी कह सकते हैं। उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था, उसकी पत्नी को संतोष नहीं था। एक मिलने के बाद वह दूसरा मांगती है और इस तरह अंत में वो मछली, वह देवी, वह रुष्ट होती है, नाराज होती है और फिर वह जो दिया था वह फिर वह वापस लेती है। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? यह भी एक प्रश्न है कि उसकी पत्नी का संतोष हो जाता, वह संतुष्ट हो जाती, समाधानी हो जाती, तो वह उसकी दुर्गति नहीं होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा। झिड़कना यानी डांटना। अब यह बात उसके पति के भी मन में आई होगी कि इतना लोभ, इतनी महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं है। और ये उसकी बात सुनने के बाद, एक एक मिलने के बाद वह मांगती ही रहती है और उसकी बात सुनने के बाद उसने पत्नी को डांटा भी होगा। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। परंतु लेखक कहते हैं, लेखक के विचार ऐसे है कि वे उसकी पत्नी को निर्दोष समझते हैं, उसकी पत्नी को वे दोष नहीं देते हैं। इस तरह
और फिर मेरी समझ में दोष मछली का ही है। अब लेखक अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि दोष किसका है? मछली का है। दोष उस स्त्री का भी नहीं है, उसके पति का भी नहीं है। दोष किसका है? मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों कर दी? तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बात हमें भी ध्यान में रखनी होगी कि लेखक कहते हैं कि वो पहले ही मछुए को कह देती। मछली एक एक चीज देती है, पहले घर देती है, धन देती है, संपत्ति देती है, राजकीय वैभव देती है, तो एक एक वह उनकी मांग पूरी करती है। तो उसने पहले ही बता देना चाहिए कि वह यह सब कुछ नहीं कर सकती है, तो वे उसके पास नहीं जाते, वे उसको कुछ नहीं मांगते। यदि मछुए की स्त्री में संतोषी रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? इस तरह यह भी एक प्रश्न है। और उसे मालूम पड़ता कि मछली हमारी मांग पूरी नहीं कर सकती है और पहले से वह संतुष्ट रहती, उसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं आती है, उसके मन में कोई लोभ भी नहीं आता, तो इस तरह वह अपने पति को उसके पास, मछली के पास कुछ मांगने के लिए नहीं भेजती। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है। तो इस तरह समाज में भी ऐसे अनेक लोग होते हैं, ऐसे अनेक घटनाएं होती है। एक एक मिलने के बाद, एक एक हमारी मांग पूरी होने के बाद हम मांगते ही रहते हैं। और इस तरह तो पहले कुछ वरदान वो उनके पूरे करती है, घर का वरदान, संपत्ति का वरदान, राजकीय वैभव का वरदान, और एक एक वरदान मिलने के बाद वह ऐसा लगता है कि वह सारी मांगे उनकी पूरी कर सकती है और उसके कारण वे पति पत्नी उससे मांगते ही रहते हैं। किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी है। तो इस तरह अंत की जो उनका जो लोभ था, अंत की जो उनकी मांग थी, वह मछली की शक्ति के बाहर थी। उनकी याचना उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होती है, रुष्ट होती है, एकदम वह नाराज होती है और एकदम वह अभिशाप दे बैठती है। एकदम वह अभिशाप ही देती है और उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। जितना उसने दिया था वह सब कुछ अपना वापस लेती है। और इस समय वह मछुए ने उस पर कुछ उपकार किए थे। उस पहले वह जो छोटी थी तब पानी से उसे बचाया था, लताओं में वह वहाँ अटक गई थी, वहाँ से उसने निकाला था, तो उसके वह उपकार भी भूलती है। उसके उपकार का भी उसने विचार नहीं किया था। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। तो उस समय मछुए ने उस पर दया की थी, उसको बचाया था, और तब उसने नहीं बचाया होता तो उसका अस्तित्व आज नहीं रहता। वही वो मछली मर गई होती। तो इस तरह वो परोपकार की भावना भूल जाती है। तो इस तरह उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा कि जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती है, अपनी रानी को समझा देना। तो इस तरह लेखक कहते हैं कि मछली ने उस पति पत्नी को, मछुए को पहले ही बता देना चाहिए कि मैं अब इतना तो तुम्हारे लिए कर चुकी हूँ, मेरे हाथ में जितना है मैं उतना कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा मछली ने बता देना चाहिए था। अब अपनी पत्नी को समझा देना, ऐसी बात मछली ने कहनी होनी चाहिए थी। पर और उसके कारण लेखक
दोष मछली को ही देते हैं। इस घटना में दोष मछली का है। एक एक मांग वह उनकी पूरी करती है और इस तरह यहाँ तक वे आते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। अब लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें भी कुछ सीख देना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि यही भूल हम करते हैं हमारे जीवन में। हम लोग अपने दोषों को छुपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हमारे अंदर भी कुछ अनेक दोष होते हैं, परंतु हमारे दोष हम छिपाते हैं, हमारे दोष हम दिखाते नहीं हैं और दूसरों पर हम दोष देते हैं। दोषारोपण हम दूसरों पर करते हैं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। तो इस तरह लेखक कहते हैं, हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हमेशा हमारे ही काम महत्वपूर्ण है। हम कितने महत्वपूर्ण है, हमारा अहंकार ही इस तरह हमें करने के लिए कहता है। तो इस तरह दूसरों के कामों को हम महत्व नहीं देते हैं। तो इस तरह वे पति पत्नी भी उनका ही सोचते हैं, उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए ऐसा भी सोचते हैं। मछली को कोई उसका विचार वे नहीं करते हैं। और इस तरह इस कहानी में लेखक बताना चाहते हैं, हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह बात नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की है। तो थोड़ा सा दूसरों का काम करने के बाद हम निसंकोच बता देते हैं, झट से हम बोलते हैं कि हमने उसके लिए क्या किया है। किसी पर थोड़ा सा उपकार करने के बाद हम बोलते हैं कि उसने हमारी क्या सेवा की है। इस तरह हम बता देते हैं, जो हम करते थोड़ा सा काम करते हैं दूसरों का, वो हमारे ध्यान में आता है, परंतु दूसरों ने हमारे लिए क्या किया है वो हमारे ध्यान में नहीं रहता है। उसमें हमें क्या लाभ हुआ यह हम नहीं देखते हैं। दूसरों ने किया हुआ काम उसका महत्व हम नहीं देखते हैं। उससे हमारा क्या लाभ हुआ है, क्या हमारा वह काम आया है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। वह सब कुछ हम भूल जाते हैं। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात नहीं है। तो लेखक कहते हैं, उपकार और सेवा, उपकार करना थोड़ा सा, दूसरों के कोई काम करना तो को उपकार करना, थोड़ी सी कोई सेवा करना, यह लेन देन कुछ दूसरी बात नहीं है। लेन देन यानी इस तरह हम भी उपकार करते हैं, दूसरों के कुछ काम हम भी करते हैं और वे भी हमारे कुछ काम करते हैं, उसे लेखक लेन देन कहते हैं। तो लेखक कहते हैं, उपकार करना, सेवा करना यह एक बात है और लेन देन कुछ दूसरी बात है। लेन देन यानी उसने हमारा काम किया है तो हमने उसका काम करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मछली की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया है। अब लेखक कहते हैं कि मछली की स्त्री ने, उसकी पत्नी ने जो किया था, अनेक लोभ उसके मन में आए हैं, अनेक महत्वाकांक्षाएं उसकी मन में आई थी, तो वह ठीक ही है। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। तो लेखक कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, सारे लोगों को मालूम है, तो जब तक कोई वस्तु हमारे पास नहीं आती है, जो वस्तु अप्राप्य रहती है, हमें प्राप्त नहीं होती है, तभी तक उसके लिए हमें बड़ी व्यग्रता रहती है। व्यग्रता यानी अधीरता, यानी वह वस्तु हमें कब मिलेगी, कब हमारे हाथ में आएगी, कब हमें उसका उपयोग होगा, ऐसी व्यग्रता उस वस्तु के प्रति रहती है। और जो ही वह प्राप्त हो जाती है तो ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है। विरक्ति यानी उसका महत्व नहीं रहना, और वह वस्तु मिलने के बाद, वह वस्तु प्राप्त होने के बाद उसका महत्व हमारे मन में नष्ट होता है। वस्तु जब तक नहीं मिलती है तब तक हम
अधीर हो जाते हैं और वस्तु मिलने के बाद उसका महत्व हम भूल जाते हैं। उसके प्रति विरक्ति की भावना हमारे मन में आती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। और इस तरह एक वस्तु मिलने के बाद दूसरी वस्तु में मिलना, दूसरी वस्तु मिलनी चाहिए, दूसरी वस्तु के प्रति हम व्यग्र होते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह हमारे मन में इस तरह अनेक अनेक महत्वाकांक्षाएं आती रहती है। इस तरह अतएव मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया है वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया। मनुष्य स्वभाव ऐसा ही होता है कि एक के बाद एक चीज़ों के प्रति हमारा महत्व बढ़ना, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ना, हमारे लोभ बढ़ना। तो लेखक कहते हैं मछुए की स्त्री ने उसकी पत्नी ने जो किया है वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही किया है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है कि कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी इस तरह, और परंतु मछली ने जो कुछ किया है वह अपनी दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया है। तो यहाँ लेखक दोष मछली को देते हैं। मछली ने जो किया है, मछली का जो वर्तन है वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया है। यानी कुछ मांगे वह पूर्ण करती है, दैवी शक्ति के कारण वह पूरी करती है मांगे, परंतु कुछ मांगे अंत की जो मांग थी कि सारे संसार पर उसका अधिकार, वह मांग वह पूरी नहीं कर सकती है। तो अपने वह दैवी स्वभाव के विरुद्ध काम मछली ने किया है, उसका वर्तन ऐसा हुआ है। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। तो लेखक का कहना है, लेखक ऐसा अपने विचार व्यक्त करते हैं कि मछुए पर उसने दया करनी चाहिए थी, क्योंकि उस मछुए का मछली पर उपकार था। उस मछुए ने उसको बचाया था, जब वो छोटी थी पानी से उसे बचाया था, लताओं से वो अंदर अटक गई थी, वहाँ से उसने उसे दूर किया था। तो इस तरह वो उपकार को भी भूल जाती है। और फिर राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति को एकदम बड़ा होने के बाद, एकदम अमीर होने के बाद वो मछुआ एकदम राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद एकदम छोटा बनना, एकदम भिक्षुक बनना, भिखारी बनना, यह घटना कोई उचित नहीं है। और इस तरह यदि मैं मछुआ होता तो उसे कहता, आप लेखक कहते हैं उस मछुए की जगह मैं होता, लेखक होते तो लेखक कहते होंगे कि देवी, मैंने जब तुम्हें जेल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। तो लेखक कहते हैं कि मछुए की जगह मैं होता तो मैं मछली से ऐसा बोलता कि मैंने जब तुम्हें पानी में छोड़ा था, उस लताओं से बचाया था, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। आगे तो क्या करेगी, मुझ पर भी कोई उपकार करेगी, मेरे भी तो कोई काम करेगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। ऐसी कोई महत्वाकांक्षा मेरे मन में तब नहीं थी, कोई लोभ मेरे मन में नहीं था। निस्वार्थ भाव से मैंने तुझे उस समय बचाया था, उस समय नदी में, पानी में तुझे छोड़ा था। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था, कोई स्वार्थ तब मेरे मन में नहीं था, निस्वार्थ भाव से मैंने यह काम किया था। तो इस तरह स्वार्थी लोग होते हैं, अनेक निस्वार्थ भी लोग होते हैं। और किस तरह निस्वार्थ भाव से मछुए ने काम किया था, और किस तरह उसके बाद उसकी पत्नी की भी अनेक अनेक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है, और मछली भी किस तरह कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी करती है, और कुछ अंत की जो महत्वाकांक्षा थी, सारे विश्व पर, सारे सूर्य चंद्र तारों पर राज अधिकार होना चाहिए, वह मांग वह नहीं पूरी कर सकती है।
तो इस तरह लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती है, लोगों के लोभ बढ़ते रहते हैं। यहाँ तक इस कहानी को आज हमने देखा है। और बाकी की जो थोड़ी सी कहानी बची है, थोड़ा सा टॉपिक रहा है वह, और जो प्रश्नोत्तर है, स्वाध्याय है, वह आगे के वीडियो में हम देखेंगे। यह आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।